साइकिल रेस। एक गांव में दिलीप नाम का युवक रहता था। दिलीप का परिवार बहुत गरीब होने के कारण वो उसे ठीक से पढ़ा नहीं पाए। उसको साइकिल तेजी से चलाने की विद्या के सिवाय उसे और कोई विद्या नहीं आती थी। दिलीप मोटर बाइक और ऑटो से भी ज्यादा तेजी से साइकिल चलाता था। वो देखकर लोग आश्चर्य हो जाते थे। उस गांव में वीरदास नाम का एक जमींदार रहा करता था। वो हर साल उस गांव में साइकिल रेस कंपटीशन रखता था। दिलीप हर साल उस रेस में भाग लेता था और जीतता भी था। वीरदास दिलीप को 1,01,116 रुपए बहुमति देता था। दिलीप उन पैसों को अपने पिता बंसीलाल को देता था। एक दिन उसके पिता बंसीलाल उससे, बेटा तेरी शादी की उम्र हो गई है, पर तुझे साइकिल चलाने के सिवाय और कुछ भी नहीं आता है। ऐसे कितने दिन तू साइकिल कंपटीशन के ऊपर निर्भर होकर जीवन बिताएगा? जिंदगी भर सेटल होने के लिए कोई ना कोई अच्छा काम ढूंढ लेना बेटा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है पापा, पर मुझे साइकिल के सिवाय और कुछ भी नहीं आता है। कोई व्यापार करने के लिए हमारे पास लागत लगाने के लिए भी पैसे नहीं है। भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा, उसके भरोसे ही छोड़ देंगे। एक दिन वीरदास के घर पे विदेश से स्टीफन नाम का एक आदमी आया। बातों ही बातों में वीरदास उससे, स्टीफन परसों हमारे गांव में साइकिल कंपटीशन हुआ था, वो तुझे देखना चाहिए था। नौजवान सारे कितनी तेजी से साइकिल चला रहे थे, देखने लायक था। खासकर दिलीप नाम का एक लड़का, उसे अगर हम ओलंपिक्स भेज देंगे ना, वो जरूर मेडल लेके आएगा। क्या तुम्हारे गांव के साइकिल रेसिंग मुझे देखना है? हमारे देश के इंटरनेशनल रेसर्स को हूबहू इन आंखों से मैंने देखा है। उन्हीं आंखों से तुम्हारे गांव के सड़क छाप रेसर को देखने के लिए बोल रहा है। व्हाट ए जोक। हमारे नौजवान को कम मत समझना स्टीफन। भले ही हमारा निहायती छोटा गांव है, हमारे लड़के अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन साइकिल रेसिंग हमारे रग रग में बहते हैं। खासकर दिलीप को हराने वाला इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है। कह के आक्रोश में वीरदास ने कहा, अच्छा तो हो जाए सर, मैं हमारे देश के रेसर को बुलाऊंगा, तुम्हारे दिलीप के साथ रेस लड़ाऊंगा। वो अगर जीता तो मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, वो अगर हार गया तो तू मुझे वो पैसा देगा। ठीक है, मंजूर है, जय भवानी। तब वीरदास दिलीप को बुला के घटी सारी बातें बताया। देख दिलीप, अब ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे देश का गौरव भी तुम्हारे हाथ में ही है। साधना ठीक से कर। तू वो रेस में अगर जीत गया तो वो शर्त का पूरा पैसा तुझे ही दूंगा, उससे तेरी जिंदगी भी सुधर जाएगी। दिलीप खुश होके, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा साहब, मेरे ऊपर भरोसा करके मुझ पे इतना बड़ा काम सौंपा है, उसके लिए मैं आपके पास जिंदगी भर आभारी रहूंगा। दिलीप वैसे दिन रात साधना करने लगा। कुछ दिनों के बाद एक हेलीकॉप्टर उस गांव में आया। उसे लोग सभी आश्चर्य से देखने लगे। वो हेलीकॉप्टर एक ग्राउंड के पास उतरा। वहाँ पे दिलीप अपने साइकिल के साथ खड़ा था। वीरदास, स्टीफन और गांव के सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। वो हेलीकॉप्टर नीचे उतरने से पहले ही कुछ फॉरेनर्स अपने साइकिल्स के साथ नीचे कूदे। एक एक साइकिल आके ग्राउंड पे गिरा। देखा हमारे लड़कों के प्रदर्शन, वो 8 गियर्स वाला साइकिल्स हैं। तुम्हारे दिलीप का खटारा साइकिल, क्या तकनीकी साइकिल्स के साथ वो मुकाबला कर सकता है? साइकिल कैसे हैं वो महत्व नहीं है, साइकिल को कौन चला रहा है वो महत्व है। देखते जा। उन विदेशियों के साथ दिलीप का मुकाबला शुरू हुआ। लोग उत्कंठ होके देखते रहे। वो फॉरेनर्स दिलीप को पार करके आगे जाने लगे। दिलीप आहिस्ता आहिस्ता अपना स्पीड बढ़ाने लगा। वो एक एक फॉरेनर को पार करते हुए आगे बढ़ा। यू इडियट्स, मूव फास्ट कह के चिल्लाने लगा। वीरदास अहंकार भाव से स्टीफन की ओर देखने लगा। उतने में दिलीप का साइकिल एक पत्थर से टकरा के नीचे गिर गया। सब लोग ए भगवान कह के सोचने लगे। उन विदेशियों के साइकिल्स आगे बढ़ गए। दिलीप उठ के फिर से साइकिल पे चढ़ा। वो अपनी पूरी ताकत लगा के चलाया। फिर से उन विदेशियों को पार करते हुए गया। रेखा पार करते समय दिलीप खुद सबको पार करके रेखा पार कर दिया। लोग सभी चिल्लाते हुए तालियां बजाए। स्टीफन खुद को अपमान महसूस करके अपना सर झुकाया। वीरदास
प्रतियोगिता में जीते हुए 50 लाख दिलीप को दिया। शाबाश दिलीप, हमारे देश का नाम रोशन किया। कुछ दिनों के बाद दिलीप एक अच्छी लड़की को ढूंढ के शादी किया। बंसीलाल बहुत खुश हुआ। लालची टैक्सी वाला। चंपापेट नाम के गांव में चरण नाम का बंदा रहता था। वो कम पढ़ा लिखा होने के कारण उस गांव में बेकार घूमता था। एक दिन उसकी माँ चरण से, ऐसे आवारा घूमने से अच्छा तुम्हारे पिताजी की कार से टैक्सी तो चला सकते हो ना। हाँ क्या, पिताजी ने तो हमें इम्पोर्टेड कार दिया है, इसीलिए तो कर्जे वाले भी उसे ले जाने के लिए डर के हमारे कर्जा भी माफ कर दिए। वो जितना पेट्रोल खर्चा करवाएगा ना, हमें टैक्सी का भाड़ा हवाई जहाज टिकट के जितना रखना होगा। अभी मैं तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ चली जाऊंगी। तुम्हारे पास बचा कुचा जो भी है वो बस ये कार ही है, उसे बेचेगा या इस्तेमाल करेगा तेरी मर्जी। चौपाले के पास चरण का दोस्त अजीत चरण से, तुम्हारी माँ की बोली हुई बात भी सही है रे। उस कार को टैक्सी में बदलेंगे, उसे एलपीजी में कन्वर्शन करेंगे, तुझे ऑयल का खर्चा भी कम हो जाएगा। तू सही कह रहा है, पर हमारे गांव में टैक्सी चढ़ने वाला कौन है? परसों ऑटो शंकर भी अपना ऑटो बेचकर 5 शॉप डाला। खैर, बाहर गांव से कोई इधर आएगा सोचेंगे तो चंपापेट नाम का कोई गांव भी है, ये किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। हमारे गांव के कंजूस लोग शादियों में भी रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। वर्कआउट नहीं होगा रे, छोड़ दे। अरे भाई, ये अजीत तेरे पास होते हुए तू फिक्र क्यों कर रहा है? इस गांव को फेमस बनाने का प्लान मेरे पास एक है, उससे तू और मैं दोनों सेटल हो जाएंगे, कह के चला गया। एक दिन रात अजीत एक कृत्रिम पेड़ को गांव के बीचों बीच रखा। उस पेड़ पे फूल सजाए हुए थे, हल्दी और कुमकुम भी लगे हुए थे। अरे, कल से मैं इसके अंदर बैठूंगा, इसे मायावी पेड़ का दर्जा दूंगा, भक्तों के दिए दक्षिणा मैं ले लूंगा और तू यहाँ तक भक्तों को अपनी टैक्सी में लाके खूब पैसा कमा। अरे मेरे भाई, तू तो जीनियस है, कहकर उसे गले लगाया। अगले दिन उस पेड़ को देखकर लोग आश्चर्य हो गए। रातों रात कहां से ये आ गया सोचकर सभी देखने लगे। पेड़ के अंदर से अजीत, ओ मेरे प्यारे प्रजा, सब कुशल मंगल तो है ना? तो गांव वाले वो सुनकर डर के मारे भाग रहे थे। तब अजीत, डरो मत मेरे प्यारे प्रजा, मैं एक मायावी पेड़ हूँ। गांव गांव घूम के लोगों के बारे में पता लगा के उनकी इच्छाओं को पूरी करता हूँ। तुम्हारा गांव मुझे बहुत पसंद आई, तभी मैं इस गांव में 2 साल रुककर लाइफ में सेटल हो जाना चाहता हूँ। आपको लाइफ में सेटल होने की क्या जरूरत है स्वामी? हाँ, वही आप लोगों का लाइफ सेटल करना चाहता हूँ स्वामी। मुझे बच्चे नहीं हो रहे, बहुत सारे डॉक्टर से मिले, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। आप ही कुछ कीजिए स्वामी। जरूर बेटा, मेरे शाखा पे 2 नींबू बांध के 2000 मेरे टोरा में डालोगे तो तुम्हें जुड़वा बच्चे होंगे। बेटा, वो टोरे में पैसा डाला और एक औरत, स्वामी, मेरे पति गांव भर में कर्जा उठा के जुए में उड़ाए, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी, आप ही रास्ता दिखाइए। माँ, मुझे तुम्हारी समस्या समझ में आ गई। कर्जे में और कर्जा समझकर और 10,000 कर्जा उठाकर मेरे टोरे में डालोगी तो तुम्हारे पति जुए में डील पे डील लगा के लाखों रुपए कमाएगा। वैसे उस पेड़ के बारे में चारों ओर फैल गई। उस पेड़ से मन्नतें मांगने लोगों की भीड़ उस गांव में जम गई। उससे चरण अपने टैक्सी से ट्रिप्स के ऊपर ट्रिप्स डालने लगा। वैसे ही अजीत अपने भक्तों से, भक्तों, वो टैक्सी वाला चरण जो है ना, वो स्वयं भगवान स्वरूप है। आप लोग उनके ही वाहन में आइए, तभी आप लोगों की इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी। उससे चरण की टैक्सी भर के बॉयनेट के ऊपर भी लोग बैठकर आने लगे। चरण उनके पास से 3-4 गुना ज्यादा पैसा वसूल करता था। एक दिन रात चरण अजीत दोनों पैसे देखकर फूले नहीं समाये। देखा ना रे, अगर दिमाग है तो इस दुनिया में कैसे भी पैसे कमा सकते हैं। कल उस पेड़ को ब्रह्मोत्सव अनाउंस करने वाला हूँ, तब हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। अगले दिन भक्त पेड़ के पास होते ही अजीत, भक्तों, कल अमावस्या है ना, कल आधी रात से मेरा ब्रह्मोत्सव शुरू होगा। आप लोग आगे पीछे ना सोचकर सौगातें और पैसे लेकर आइए। सब मेरे टोरे में नहीं भरेंगे, इसलिए मेरा भक्त चरण एक बड़ा हुंडी तैयार किया है। आप जितना ज्यादा पैसे देंगे उतने ही जल्दी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कहते हुए अचानक तूफान आया। तेज हवा के कारण वो कृत्रिम पेड़ हवा में उड़ के चला गया।
तब अजित वहां पे सबको दिखाई दिया। लोग आश्चर्य हो गए। गांव का सरपंच, नालायक तू है रे, काम धंधा छोड़ के ऐसे लोगों को बेवकूफ बना के पैसा कमाने का काम शुरू किया, मारो रे सभी इसे। कहते हुए सब लोग मिलके अजित चरण दोनों को खूब मारे।